हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और 18 क्वेश्चन भी हम उस वीडियो में कर रहे थे, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो आज चलिए हम उसको कैरी ऑन करते हैं और आपकी ये नेक्स्ट जो न्यू वीडियो है इसमें आपको 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए। कैन टू नंबर्स है 15 हैज़ देयर एचसीएफ एंड 175 हैज़ देयर एलसीएम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कोई भी दो नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका 15 एचसीएफ आ जाए और 175 उनका एलसीएम आ जाए। तो भाई ऐसे देखकर क्यों नहीं बता सकते हो? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है इसको साबित करने का, इसको प्रूव करने का या जानने का तरीका क्या है। तो इसको आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो दो नंबर के मतलब जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में लेते क्या है ये बताओ। एलसीएम हम किन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं? आपको याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में मतलब कि 9th-10th क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने जैसे दो नंबर्स का आप क्या करते हो, दो नंबर के एलसीएम ले लेते हो। ठीक है, अब उन दो नंबर्स के हाईएस्ट पावर्स को पिकअप करते हो ना। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि उन दोनों नंबर में से सिलेक्ट करते हैं, दोनों नंबर से जिस नंबर की हाईएस्ट पावर होती है उनको पिकअप करते हैं। तो एलसीएम ओवरऑल कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स, ठीक है, और इंटीजर जो भी है। अच्छा, वहीं एचसीएफ में क्या करते हो? एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में प्रोडक्ट या फिर वो नंबर जिसकी स्मॉलेस्ट पावर हो और प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। दोनों में कॉमन भी होना चाहिए एज वेल एज उसकी पावर सबसे कम वाली हम देते हैं, वो एचसीएफ हो जाता है। अच्छा, आप अगर ध्यान दो तो एचसीएफ जो है वो कहीं ना कहीं एलसीएम का ही एक हिस्सा है। भाई देखो, एलसीएम कोई भी हो एचसीएफ उसमें होगा ज़रूर। सारी हाईएस्ट पावर आपने एक साइड कर ली, उसी हाईएस्ट पावर में एचसीएफ भी छुपा होता है ना। जैसा कि आप ये जानते हो, ध्यान से समझना मेरी बात। इस क्वेश्चन को मैं चलो आपको दो तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि जो आपका यहाँ पर ये जो 15 है, अब ध्यान समझना, ये जो 15 है वो एचसीएफ है ना, और जो एलसीएम है हमारा वो क्या है? 175। मैंने आपको बताया कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर हो सकता है, फिर कह सकते हो एलसीएम जो होता है एचसीएफ का मल्टीपल होता है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एलसीएम मतलब 175 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बताओ? क्या 15 से 175 डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा, है ना। 15 से 175 टोटली डिवाइड नहीं होगा और जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा। अगर 15 से 175 टोटली डिवाइड हो जाता तब तो हम मानते कि हाँ ये इसका फैक्टर था और एचसीएफ एलसीएम में से ही निकला। इसका मतलब हाँ ये ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनका 15 एचसीएफ हो और 175 एलसीएम हो। मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो कुछ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट भी देख लो, अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई कर लेते हैं। वो क्या है? देखो, आपको करना ये है कि आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपने पढ़ा था, सही है कि नहीं। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 15 और एलसीएम क्या है? 175। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो क्या किया जाए? उन नंबर्स को क्या लेट करें? तो चलो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी 15x एंड 15y। भाई आपको पता, हाँ, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। तो माइक मैं कनेक्ट करना भूल गया था, तो मे बी पॉसिबल इसके पहले की जो आवाज़ रही होगी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैसे भी आप लोग को मैं वैसे भी बार बार बोलता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लिया करो। मुझे क्या है, थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा बना रहता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, पढ़ते टाइम जो है ईयरफोन आप यूज़ कर लिया करिए,
और कुछ लोगों का ये कहना भी था कि सर ईयरफोन चाइनीज़ होता है, तो हमने कहा कुछ और हैं, कुछ काफ़ी सारी इंडियन कंपनियां हैं जो ईयरफोन बनाती है, तो भाई देखो इंडियन ख़रीद लो, अच्छी बात है, आप लोग की सोच बड़ी अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, फिर अब फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में 15 इंटू 175 SCF इंटू LCM तो कर लिया हमने, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको क्या लेने हैं, देखो नंबर्स को हमने लेट कर लिया 15x और 15y। क्यों लेट किया, क्योंकि आपको पता है कि x और y में 15 दोनों के दोनों उसके मल्टीपल होंगे ही होंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है हमें, वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, ये आपको पता है प्रोडक्ट, भाई जो दो नंबर हम लेते थे वो क्या लेते थे, इंटीजर्स ही तो होते थे ना भाई, डेसिमल के, रेशनल नंबर के तो SCF LCM हम लोग निकालेंगे नहीं, है ना। तो चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, 15x, देखो SCF आपका कोई भी होगा, आप मान लो यहाँ पर 17 होता तो आप 17x और 17y लेट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो 15x और 15y ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमने ले लिया। एक चीज़ ध्यान दो, 15 और 15 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचा 175 इक्वल टू यहाँ पर क्या आया 15xy, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। चलिए अब हम यहाँ पर देखें तो xy इक्वल टू क्या आ जाएगा 175/15। इससे आप देखो तो अभी 15 मैंने यहाँ भी डिवाइड किया था, और यहाँ पर भी आप डिवाइड करके देखोगे तो ये कटने के बाद डेसिमल में या रेशनल नंबर बन जाता है। 5 से डिवाइड कर लो, देख लो, 5 3 15, 5 5 25 एंड 5 3 15। ओवरऑल आया क्या, XY जो आया वो आया 35/3, जो कि एक इंटीजर तो है नहीं, इट इज़ नॉट ए इंटीजर। और हमने लिया क्या था कि XY क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो भाई ये इस रूल को यहाँ पर, ये जो रूल इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो सीधी सी बात इसका आंसर क्या होगा, नो। रीज़न ये हो गया कि बिकॉज XY द प्रोडक्ट ऑफ XY इज़ नॉट एन इंटीजर, सो और आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो, टू नंबर्स have 15 as their SCF and 175 as their LCM कैन नॉट बी लाइक दिस। ओवरऑल मतलब जो भी आपको यहाँ पर सेंटेंस आप यूज़ करना चाहो, ठीक है, आप जो भी सेंटेंस यहाँ पर यूज़ करना चाहो कि इट कैन नॉट बी इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 15 and 175 कैन बी द SCF and LCM ऑफ टू नंबर्स, जो भी आपको अपनी लैंग्वेज ईजी लगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। तो आंसर नो हो जाएगा एंड रीजन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अपना 19th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 19th क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हेंस शो दैट 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है। वीडियो मुझे कट इसलिए करनी पड़ती है कि मैं आपके क्वेश्चन लिखने वाला टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकूं, उतनी देर में कुछ ना कुछ समझा सकूंगा, ठीक है। मुझे उसमें फालतू का टाइम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप इसको समझोगे। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल आपको क्वेश्चन समझने से मतलब होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में आपको कोई ध्यान देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। सो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल एंड हेंस शो दैट 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल। बस क्वेश्चन में देखो √5 अगर आप कर चुके हो, NCERT में भी किया है आपने, बट यहाँ पर बस इतना सा मैटर है कि एक और पार्ट उसमें ऐड कर दिया। हेंस का मतलब जानते हो क्या, कि पिछले की मदद से। हेंस यहाँ पर बोलने का मतलब ही है कि आपको इस वाले पार्ट की मदद से 3 + √5 को भी इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम √5 इरेशनल प्रूव कर दें तो काफ़ी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़, भाई इरेशनल प्रूव करना है तो यहाँ पर हमें गलत लेना पड़ेगा कि वो क्या है, वो रेशनल है। √5 क्या है, रेशनल है, ओके। मुझे भाई ये मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। ध्यान देना, पिछली वीडियोस आप अगर देख रहे हो तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। सो हमने अज्यूम किया कि √5 क्या है, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। वेयर एग्जिस्ट P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखोगे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर P और Q एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंटीजर्स और P और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू P/Q। यहाँ तक हो गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या करेंगे, देखो इतना तो समझ में आ गया भाई, √5 अगर रेशनल है तो वो रेशनल मतलब P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो लो लिख दिया P/Q के फॉर्म में, है ना। P/Q के फॉर्म में हमने लेट कर लिया। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं।
तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, इधर स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? अच्छा, और इसको क्या लिख सकते हैं, और क्यू स्क्वायर इधर गया तो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और भी क्या लिख सकते हैं, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, है ना, इतना लिखा रहा। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जैसा कि आपने देखा हमें क्या मिला 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और उसी से जो क्यू स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें मिला क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अच्छा, इससे आप देखो, इससे क्या समझ में आता है कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा, अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 5 डिवाइड कर सकता है, आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं भाई। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे मान लो 6 का स्क्वायर, ध्यान समझना। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करा दूँ, ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड करा देता हूँ। चल, अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, मतलब 6 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 6, 2 अगर 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 3 जा 6, तो 2 अकेले 6 को भी तो डिवाइड कर सकता है। उसी तरह 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 पी को भी डिवाइड कर सकता है। अच्छा, तो डायरेक्टली लिखोगे दिस शोज दैट पी इज डिविजिबल बाई 5, है ना। इससे क्या दिखेगा कि P जो है वो 5 से डिविजिबल है। भाई इतना क्लियर हो गया ना यहाँ से। अच्छा, हेंस, ठीक है, नहीं एक काम करो, हेंस नहीं, देयरफॉर लेट, ठीक है, यहाँ से लेट कर लेते हैं। भाई अगर P जो है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि उस 5 के साथ अगर किसी भी इंटीजर को, पहले यहाँ पर देखो लेट कर लें, लेट P इक्वल टू 5R वेयर R इज एनी इंटीजर। R क्या है, एक इंटीजर है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि P इक्वल टू 5R क्यों लिखा मैंने। भाई आपको याद होगा पिछले क्वेश्चंस में जो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो A अपॉन B लिया है और बाद में B इक्वल टू 5C ऐसा कर देते थे, है ना। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, P इक्वल टू 5R वेयर R इज एनी इंटीजर। क्यों? क्योंकि देखो भाई 5P के नीचे था, 5P को डिवाइड कर सकता है तो कोई एक इंटीजर ही तो आएगा, तभी तो हमने यहाँ पे ऐसा लिया। और वही 5 उठ के यहाँ चला गया तो इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा जो कि P के बराबर होगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। चलो, अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो हम इसको, अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लें तो P की वैल्यू क्या उठाकर इस इक्वेशन में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, उससे कुछ तो चेंज आएगा। देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या बनेगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P की जगह हम लोग क्या रख देंगे 5R का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, इट विल बिकम 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25R स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब आगे क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये क्या बनेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। अच्छा, अब R स्क्वायर को अगर अकेला किया जाए तो 5 यहाँ आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 5। कुछ इससे समझ में आया? इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, कुछ समझ में आ रहा है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस शोज दैट Q इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। Q क्या है, वो 5 से डिविजिबल है। अच्छा, तो अगर, भाई बात समझना, अगर P से, भाई ध्यान दो कि अगर P 5 से डिविजिबल है, Q 5 से डिविजिबल है, तो P और Q को प्राइम का है के लिए। भाई हमने इसके पहले क्या माना था, P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि दोनों के अगर कॉमन फैक्टर होंगे 1 होंगे, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, वी गेट दैट P and Q have 5 as a common factor which क्या लिखो, डायरेक्टली लिखो, which contradicts the fact that
P एंड Q आर को प्राइम्स, है ना भाई, P और Q को प्राइम है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि P और Q 5 से भी डिवाइड हो रहा है। को प्राइम का मतलब या फिर तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते, लेकिन 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ऐसा हमने देखा भाई। दोनों ही केसेस में Q के भी नीचे आ गया, P के भी नीचे 5 आ गया। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम्स। अब क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurred because of our wrong assumption। भाई हमारी गलत मान्यता के कारण, हमने गलत माना था, because of our wrong assumption, ये सब जानते हैं। that √5 is rational, हमने क्या मान लिया था? √5 को रेशनल, जो कि ऐसा है नहीं। hence अगर रेशनल नहीं तो क्या हो गया? √5 इज इररेशनल। अच्छा, इतना प्रूव हो गया, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसका और पार्ट क्या था? इसका और पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने बोला, सॉरी, कि एंड हेंस शो दैट 3 + √5 इज ऑल्सो इररेशनल। हमको ये शो करना था कि 3 + √5 भी इररेशनल है। अच्छा, प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई भी थी, इसके बारे में आपको बताया गया था क्लियरली कि अगर कोई भी इररेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका जो आंसर आता है वो भी इररेशनल ही आता है ना। एज वी नो 3 इज रेशनल नंबर। भैया कईयों के दिमाग में उठ रहा होगा ये तो P/Q के फॉर्म में है ही नहीं, तो रेशनल कैसा? तो इसको 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/1 लिख देने से P/Q के फॉर्म में आ जाता है और ये रेशनल हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं देखता हूँ कौन उठाता है क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्वेश्चंस आते हैं। खैर इसके बारे में कई बार बातें बताई जा चुकी हैं, कोई बात नहीं। एज वी नो 3 इज रेशनल नंबर, है ना। रेशनल कैसे? इस प्रकार लिख सकते हैं। अच्छा, तो रेशनल नंबर है और √5 क्या है? इररेशनल है। तो बस यहीं से बात ख़त्म हो जाती है। हेंस 3 + √5 इज इररेशनल। फिर से मैं बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 3 रेशनल है, √5 इररेशनल है, जो कि यहाँ से प्रूव हो गया है। तो रेशनल और इररेशनल का जो सम होता है वो हमेशा क्या आता है? इररेशनल ही आता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 20। तो अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√3 इज़ एन इररेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2√3 क्या है? वो इररेशनल है। तो इसको प्रूव, देखो पिछला क्वेश्चन भी हमने किया ऐसा और ये भी करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसे सेम क्वेश्चन बता क्यों रहा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न है कुछ लोगों को 1.3 नहीं समझ में आई। मुझे पता चला, लोगों ने बताया भी कि सर 1.3 में प्रॉब्लम हुई है, तो मैं इसलिए 1.3 को और क्लियर कर सकूं। मे बी पॉसिबल आपको और क्वेश्चंस में अलग अलग कुछ लैंग्वेज क्या पता किसी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए 1.3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको ध्यान से देख रहे होगे, ठीक है। मैं जो मेहनत इस चीज़ में कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे, तभी हम लोगों की मेहनत कुछ काम करेगी, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो चलो, प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इररेशनल। तो बस वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की तरह लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट अस assume that क्या 3 + 2√3 is rational, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ये लेट कर लेंगे कि 3 + 2√3 क्या है? वो रेशनल है, ठीक है। अब यहाँ से पता क्या चलेगा? तो यहाँ पर लेट अस assume that 3 + 2√3 is irrational by rational, ठीक है, क्योंकि हमें रेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर और क्या करेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं लेट there exist A and B are integers, ठीक है, where B is not equal to 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को कितना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर A और B इंटीजर्स, therefore 3 + 2√3 को कैसे लिख सकते हैं? A/B के फॉर्म में, ठीक है। इतना कोई भाई देखो पिछली बार P/Q था, A/B कोई ऐसी प्रॉब्लम, बस मैं वेरिएबल चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो। अब इसको और क्या लिख सकते?
और क्या लिखा जा सकता है, 2 + √3 इज इक्वल्स टू 3 इधर भेजा हमने तो a/b -3 हो गया। भाई +3 था, इधर आ गया -3 हो गया। ठीक है, अब 2 + √3 एलसीएम लिया b, b 1 ज़ा b एंड 1 इंटू a क्या हो जाएगा a, -1b और b इंटू 3 क्या हो जाएगा 3b। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में है √3 से, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो √3 = a - 3b और 2 इधर आ गया तो अपॉन में 2b, यहाँ √3 अकेला हो गया। अच्छा यहाँ से ध्यान दो तो √3 को ऐसा लिखा जा सकता है a/2b -3b/2b। क्या दिख रहा है आपको, 3 जो है 3 के सामने ये जो वेरिएबल्स हैं या फिर ये जो नंबर्स इंटीजर्स ही हैं, ये जो इंटीजर्स हैं किस फॉर्म में, ये रेशनल फॉर्म में है। क्यों, यहाँ पर आप लिखोगे दिस शोज दैट √3 इज रेशनल। ठीक है, दिस शो दैट √3 इज रेशनल। लेकिन भाई बट एज वी नो √3 इज इर्रेशनल। भाई हम तो जानते ही हैं कि √3 रियलिटी में क्या है, इर्रेशनल है। अब √3 की मदद से हम इस टोटल इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दिखाता है कि √3 रेशनल है, लेकिन हमें तो पता है √3 क्या है, इर्रेशनल है। हेंस इट contradicts the fact that 3 + 2 √3 is rational। आगे क्या लिखेंगे, कॉमा this occurred because of wrong assumption। ये क्यों हुआ, गलत मानने के कारण, हमने एज्यूम गलत कर लिया था। अकर्ड बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, हमने एज्यूम ही गलत कर लिया था। हेंस अगर 3 + 2 √3 रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेंस 3 + 2 √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, इससे ही यहाँ पर प्रूव हो जाता है। भाई रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल ही है, और क्या, यही हमें दिखाना था। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बार बार मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, हर बार लैंग्वेज में कुछ चेंज भी कर रहा हूँ ताकि आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहोगे और ये मेरी गारंटी है कि मेरी वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा हर एक वीडियो में। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान कितना दे रहे हो उसका। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने। 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे मैंने RES पे रेस्पेक्टिवली समझ लेना है इसको। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब 3 बेल्स हैं, वो एक मतलब इंटरवल्स पे, मतलब कुछ समान अंतराल पे, बीच बीच में, एक तरीके से कह सकते हो उन तीनों बेल्स के बीच में बजने का जो समय का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन देयर टाइमिंग्स इज़ 9 minutes, 12 minutes एंड 15 minutes। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ स्टार्ट होते हैं, बजना एक साथ स्टार्ट होते हैं, तो कितने देर बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगे। भाई देखो, एक घड़ी 9 मिनट पे बजती है, ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात। एक घड़ी 12 मिनट बाद बजती है, घड़ी 15 मिनट बाद बजती है, सबके बीच में इतना इतना का अंतर है। अगर वो एक बार तीनों एक साथ बजा दी जाएँ तो कितने देर बाद फिर से वो तीनों एक साथ बजेंगी। अब हमें करना क्या है कि हमें 9, 12 और 15 का कोई कॉमन एक तरीके से कह सकते हो, हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल जिसको 9, 12 और 15 तीनों के तीनों डिवाइड कर सकें। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात। हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसे 9, 12 और 15 डिवाइड कर सकें। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम ही फाइंड करना होता है। 9 का क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आएगा, देखो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ध्यान रखना। 12 का क्या आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिविजिबल है तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिविजिबल है 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 15 का देख लो, 15 2 से नहीं 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमें फैक्टर्स क्या मिलते हैं, 9 के फैक्टर मिले 3 का स्क्वायर ना, 12 का फैक्टर हमें क्या मिला 2 का स्क्वायर एंड 3 raised to the power 1। 15 का फैक्टर हमें मिलता है 3 raised to the power 1 इंटू 5 raised to the power 1।
चलिए अब ध्यान देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर तीनों में कौन सी है, 3 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, एलसीएम लिखकर 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 2 देख लो, 2 कहीं दिख रहा है, 2 कहीं दिख नहीं रहा, तो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, जो दिख रहा है उसको सामने ले लो, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। और फिर 5 एक और डिजिट बच रही है जिसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 इंटू 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 29 जा 180। भाई ये सारे के सारे मिनट्स थे, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 मिनट। आवर में चेंज करने की कोशिश करना हो तो आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा क्या 3 आवर्स। इसका मतलब दोज बेल्स विल टोल टुगेदर आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। एक बार एक साथ बजने के बाद करेक्ट 3 घंटे बाद फिर से वो तीनों एक साथ बजेंगी। भाई बीच देखो क्या होगा, जैसे मान लो भाई एक घड़ी है, बात समझो, ठीक है, एक घंटी है, हाँ एक घंटी है, वो बजती है, वो अभी बजी। मान लो एक घंटी, कुछ डिफरेंस इसमें क्या होगा जानते हो, जैसे मान लो एक घंटी बजी 12 बजे, बात समझना, वो 12 बजे बजी, तो अगली कब बजती है, अगली के बीच में, ध्यान समझना, बजने के जस्ट, अच्छा मान लो कि 12 बजे का टाइमिंग है, समझो, चलो 9 के हिसाब से करते हैं, तो एक घंटी बजेगी 12:09 पे, एक घंटी बजेगी 12:12 पे, और एक घंटी बजेगी जो अगली घंटी होगी वो बजेगी 12:15 पे, समझे कि नहीं। अब जस्ट ये 15 बनने के बाद फिर से, अब ध्यान समझना, फिर से 9 मिनट बाद, यहाँ से 9 मिनट बाद, भाई 9 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, फिर अगले 3 मिनट बाद ये बजने वाली है, क्योंकि 9 हो गया ना भाई, देखो 9 3 12 3 15, तो 3 और 3 6 तो बीत गए, अगले 3 मिनट बाद फिर से ये इसका नंबर आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, तो एक के बाद एक करते हुए बजती जाएंगी। तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब वो तीनों की टाइमिंग एक साथ हो जाएगी, समझे कि नहीं मेरी बात। तो जस्ट करेक्ट 3 घंटे बाद ये तीनों एक साथ बजेंगे, ठीक है, एक साथ बजने के 3 घंटे बाद, मतलब आफ्टर 180 मिनट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखें, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, एलसीएम लो। समझ में आएगी नहीं मेरी बात। चलिए अपने 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन है, और इसका यूज़ हमारी अक्सर डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2 टैंकर्स हैं जिसमें 850 लीटर और 680 लीटर का हमारे पास क्या नाम है टैंकर है, जिसमें 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल आता है। अच्छा, अब हमें कोई मैक्सिमम कैपेसिटी का एक ऐसा कंटेनर हमें चाहिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो, और साथ ही साथ जो दोनों में से अगर हम ऑयल निकालें तो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मेज़र कर सके। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ऑयल ले लेते हैं, नॉर्मल ऑयल, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि चलो हमने मान लिया 1 लीटर की बॉटल, ठीक है। मान लो हमारे पास 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है, 1 लीटर की बॉटल है और इसमें मस्टर्ड ऑयल है, समझ में आ रही है मेरी बात। और एक और बॉटल है वो 2 लीटर की है, ठीक है, 2 लीटर की बॉटल है और इसमें ही मस्टर्ड ऑयल है। अब हमारे पास मैक्सिमम, बात समझना, मैक्सिमम अमाउंट का ऐसा कौन सा मेज़रिंग कंटेनर होना चाहिए जो इन दोनों बॉटलों के तेलों को बराबर बराबर मेज़र कर ले। तो भाई देखो, तो होने को तो 100 ग्राम वाला भी हो सकता है ना, 100 ग्राम का ले लें और बार बार 100 ग्राम तेल इसमें से निकालते जाएं। लास्ट में इसमें 100 ml बचेगा, इसमें 200 ml बचेगा, इसमें से एक बार निकाल लेंगे, फिर इसमें बाद में बच जाएगा, इसमें से निकालेंगे, वो तो हो गया। लेकिन मैक्सिमम कौन सा होता है, सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा हो सकता है, तो बड़ा से बड़ा 1 लीटर वाला हो सकता है। क्यों, क्या कहते हो भाई, 1 लीटर का ये है, तो 1 लीटर मेज़र किया, एक ही हो गया, और 2 वाले को भी मेज़र कर लिया, एक एक। भाई देखो 1.5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1.5 के लिए ये छोटा पड़ जाएगा, 2 के लिए छोटा पड़ जाएगा। सबसे बड़ा से बड़ा 1 लीटर का हो सकता है। वो पता कैसे चला, 1 और 2 में हमने SCF लिया और उससे पता चला कि 1 जो है कॉमन फैक्टर है। हमें करना भी यही है कि सबसे, देखो क्वेश्चन को समझो, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी डिजिट है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि सबसे बड़ी ऐसी कौन सी डिजिट है जो इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर सकती है। सीधी सी बात, मतलब ये कि मान लो 850 लीटर, अब आपके दिमाग में आया कि 3 लीटर का, तो 3 क्या इसको डिवाइड करेगी? ऐसा नहीं होना है कि लास्ट में 1 लीटर बच जाए। अगर आपने 10 लीटर का कंटेनर लिया है तो 10 मतलब 1 बार 10, 2 बार 10, 85 टाइम्स में वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात। ऐसा कंटेनर नहीं लेना है कि पहले 3 निकालते रहो, लास्ट में 1 लीटर बच गया तो उसको ऐसा निकाल, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें ऐसा कंटेनर ढूंढना है जो इक्वल अमाउंट में दोनों से तेल निकाल सके, दोनों से पेट्रोल को निकाल सके। तो उस कंटेनर का हमको मेजरिंग साइज ढूंढना है।
तो 850 और 680 के बीच में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। दोनों के बीच में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर जो कि सबसे हाईएस्ट है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि हमको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट, सीधी सी बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी लैंग्वेज आप उसमें अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है, कि द टैंकर्स कंटेन्स पेट्रोल 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स, सो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द पार्ट ऑफ ईच टैंकर विल बी, ठीक है, विल बी करने के बाद फिर SCF इक्वल टू क्या लिखोगे, SCF ऑफ 850 एंड 680। करते क्या थे हम लोग, शुरू से क्या करते हैं, सब छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं, तो वही करेंगे यहाँ पे, है ना। 680 से 850 को डिवाइड करते हो, 680 वन टाइम में जाएगा, 680 हो गया 0, 15 माइनस 8 इट विल बी 7 एंड 7 माइनस 6 इट विल बी 1। 170 से डिवाइड करते हैं 680 को, तो 17 4 से 68 आई थिंक, एंड इट विल बी इन 4 टाइम्स, 0 4 28 और 6। ओके, सो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स में इसने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 170 क्या आ रहा है हमारा, 170 SCF आ रहा है ना। सो SCF ऑफ 850 एंड 680 इज इक्वल टू 170। अब देखो 170 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 170 इसको डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 170 लीटर का वो कंटेनर होगा जिससे 5 बार में इसमें से भाई 175 जा 850 और 4 बार में इसमें से एक बराबर अमाउंट में पेट्रोल को निकाल लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, फिर से देखा करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पर नेट हो वहाँ पर रुककर वीडियो को ढंग से डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है। वीडियो को हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लिया करो, बाद में एक जगह जहाँ भी आपके पढ़ने की जगह वहाँ पर पेन कॉपी लेके बैठा करो, वीडियो को एक बार में देखा करो, ठीक है, एक बार में ख़त्म किया करो वीडियो को। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन सामने आ गया है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये किसी रूम के डायमेंशंस दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें फिर से लॉन्गेस्ट मतलब कि इन तीनों के बीच में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, यूनिट्स को सेम कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशंस यहाँ पर लिख लो, डायमेंशंस। तो लेंथ कितनी दी गई है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आई थिंक अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने की कोशिश करें तो 8 मीटर तो हो जाएगा 800 मीटर प्लस ये 50 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 600 प्लस 25, है ना, सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका 850, ये कितना हो गया 625। और अगला देखते हैं हाइट। हाइट क्या दी हुई है, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 400 मीटर प्लस 75, सॉरी 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर। तो ये ओवरऑल बन गया स्टूडेंट्स 475 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 आपके सामने डायमेंशंस आ गए हैं जो कि सेंटीमीटर में है। और अब हम इन तीनों के बीच का कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने डिवीजन रूल से फाइंड किया था। चलो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो 850 का देखो फाइंड करो, 850 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा। 0 देखकर ही लग रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब तो ना 0 है ना 2 है ना 4 6 8 कुछ नहीं है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। देखो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से डिविजिबल है। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। अब ये 17 से डिविजिबल है, 17 1 ज़ा 17। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए 625 का कर लो, सपोर्ट क्लियर दिख रहा है ना। ओके चलिए, ये तो पता है 5 की पावर्स में ही होता है। सो 5 यहाँ पर आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 5, और फिर से 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 1। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। 475 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 7 4 11 5 16, 3 से डिवाइड होगा नहीं 5 से ही होगा। सो 5 9 ज़ा 45, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। फिर 5 से किया 5 1 ज़ा 5 एंड 4 गया 5 9 ज़ा 45 और फिर ये 19, ठीक है। तो चलो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 850 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 रेज़ टू द पावर 1 है,
5 रेज़ टू द पावर 2 है और 17 रेज़ टू द पावर 1। 625 में क्या क्या है, डायरेक्टली 5 रेज़ टू द पावर क्या है 4 है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो 475 में, तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 2 है और 19 रेज़ टू द पावर 1 है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, एचसीएफ में हमें ये चाहिए होता है कि एचसीएफ में हम ध्यान देना, एचसीएफ में हमें ये मतलब सबसे वो नंबर लेते हैं जो कि तीनों में अवेलेबल हो। 5 रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 2 तो मिल ही जाएगा। देखो 5 रेज़ टू द पावर 2 यहाँ अवेलेबल है, 5 रेज़ टू द पावर 2 इसमें भी अवेलेबल है, 5 रेज़ टू द पावर इसमें भी अवेलेबल है। तो हम उस ऐसी पावर को लेते हैं जो सबसे पहली बात तो लोवेस्ट हो, मतलब सबसे कम हो, लीस्ट हो, और साथ ही साथ तीनों में कॉमन भी मिल जाए, ठीक है। तो 5 रेज़ टू द पावर 2 हमें कॉमन मिल रही है, इसलिए एचसीएफ विल बी इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2। और देखो 2 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है। सो ओवरऑल आंसर आता है हमारा 25 सेंटीमीटर। सो द लॉन्गेस्ट लेंथ, यहाँ पर क्या बोला था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। सो द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली विल बी ऑफ 25 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको तुरंत मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कि यहाँ पर कहाँ पे प्रॉब्लम हुई आपको, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वीडियो को फॉरवर्ड करो। अब अगर इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए तो जस्ट अभी दो क्वेश्चंस पहले जो आपका इंटरवल में बेल का रिंगिंग का जो क्वेश्चन था वो सेम उसी की तरह है, ठीक है। यहाँ पर देखो यही पूछा गया कि 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल्स 4, 12 एंड 20 मिनट। 3 अलार्म क्लॉक्स है जो कि 4, 12 और 20 मिनट के इंटरवल्स पे रिंग करती हैं। अगर उनको एक साथ स्टार्ट किया जाए बजाना, एक साथ बजाना स्टार्ट किया जाए, भाई वो देखो उनके बीच में डिफरेंस तो इतने टाइम का रहेगा, फिर कोई 4 मिनट बाद और फिर 12 मिनट बाद और 20 मिनट बाद बजेगी, है ना। तो कितने देर बाद ये फिर से तीनों एक साथ बजेंगी, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या करेंगे, एक साथ के लिए हमें ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। तो बस हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। चाहो तो एक साथ तीनों का फाइंड आउट कर लो, 4, 12 और 20 का, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। सो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 10 ज़ा 20, ऐसा सब लोग ने छोटी क्लास में कर रखा होगा, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। उसके बाद 3 से 1 1 एंड 5 एंड अगेन 5 से 1 1 एंड 1। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जो एलसीएम आता है, एलसीएम क्या आता है, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। ये मिनट्स में है तो आंसर यहाँ पर भी क्या होगा, मिनट में। मतलब और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 आवर, मतलब आफ्टर 1 आवर और 60 मिनट दे विल रिंग टुगेदर, ठीक है। ये 2015 का क्वेश्चन था। आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग ने कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए सॉल्यूशंस मैं सेंड कर रहा हूँ और बार बार इन क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेके साथ साथ में लगाते रहिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25th की तरफ। चलिए अब 25th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस A and B of class 10. There are 48 students in section A and 60 students in section B. Determine the least number of books required for the library of the school so that books can be distributed equally among all the students of each section. So least से समझ में आ रहा होगा, least common multiple है ना। तो least common multiple 60 और 48 का निकाल लो, उतनी बुक्स होनी चाहिए। जब उतनी बुक्स होंगी तो आराम से 60 और 48 दोनों में डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन अब देखो मैं आगे पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लिया तब मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी, सबसे कम कितनी बुक्स होनी चाहिए, कम से कम, जिससे इन दोनों क्लास के स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड हो सके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सो 60 को अगर 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, अब 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15 और अब 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5। उसी तरह 48 का फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल होगा 24, फिर 2 से होगा 12, फिर से 2 से होगा 6 और फिर से 2 से होगा 3 और फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 60 के अगर प्राइम फैक्टर्स देखें तो 2 2 बार है यहाँ पर, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 एक बार है 3 रेज़ टू द पावर 1 और 5 एक बार है 5 रेज़ टू द पावर 1। वहीं पर 48 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 यहाँ पर 1 टाइम है, ठीक है। चलिए तो हम करते क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम निकालने के दौरान हम सबसे हाईएस्ट पावर, देखो 2 की पावर यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में हमने किसका एलसीएम निकाला है 48 और 60 का, हम क्या करेंगे, दोनों की पावर में जो ज़्यादा वाली पावर वो ले लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4,
3 दोनों के पास ही 1 है तो 3 ही लेंगे, और 5 एक अकेला है तो 5 ले लेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48 एंड 48 5 से कितना हो जाएगा, 5 8 40 का 0 4 कैरी एंड 5 4 22, सो इट विल बी 240। अगर 240 बुक्स हों, ठीक है, 240 बुक्स हों तो आसानी से इन दोनों क्लास के स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड की जा सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ना। लीस्ट से ही मैंने पता कर लिया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इज़ कितना, 240, ठीक है। उसी तरह आप लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही करोगे, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आप ये चीज़ कर लेना, ठीक है। हेंस द बेल विल रिंग टुगेदर आफ्टर 1 आवर और 60 मिनट, ये लैंग्वेज लिख लिया करो, ठीक है। लास्ट में सब एकदम सिंपल सी बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जो 26 क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद डिवाइड 650 एंड 1170। इसने पहले ही आपको एग्जांपल, देखो पहले ही आपने इसको हिंट, इस क्वेश्चन ने आपको हिंट दे दिया। क्या हिंट दे दिया, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, भाई इसके थ्रू हम लोग एचसीएफ तो निकालते नहीं, सबको पता है कि इसके थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, सॉरी एलसीएम तो निकालते नहीं, इसके थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ ही फाइंड करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें लार्जेस्ट बोल दी इन्होंने, लार्जेस्ट मतलब वही हाईएस्ट, सीधी सी बात है, हाईएस्ट का एग्जांपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। चलो तो सीधी सी बात है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो आपको पता है रफ पार्ट में हम डिवीजन ही करते हैं और बाकी की चीज़ें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो a क्या होता है आपका, आपको पता है a क्या होता है आपका, डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है स्टूडेंट्स, 1170। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या, 1170 इज़ ग्रेटर देन 650, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये पार्ट रफ में रहेगा, 650 से 1170 डिवाइड करोगे, आपको पता है 1 टाइम जाएगा, 650 माइनस करो, 0 2 एंड यहाँ पर 520, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपको पता है, इस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, a डिविजिबल होता है b से, यहाँ पर कोशेंट आता है और ये रिमाइंडर आता है। सो a की जगह पर यहाँ पर कौन है 1170, हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट लिखेंगे। यहाँ से फाइंड कर लो, देखो a क्या है, यहाँ पर a की जगह कौन बैठा है 1170, b क्या है यहाँ पर 650, कोशेंट कितना आ रहा है 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करो और प्लस रिमाइंडर कितना है 520। आपको पता है जो रिमाइंडर होता है वही अगली बार का डिवीज़र बन जाता है, ठीक है। और क्या होगा, जो पिछला डिवीज़र था वो इस बार का डिविडेंड, मतलब जो डिवीज़र था 650 वो इस बार का डिविडेंड हो जाएगा 650, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा डिवीज़र, मतलब रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा डिवीज़र। सो 520 से अगर 650 को डिवाइड करें तो आपको पता है फिर से 1 टाइम ही जाने वाला है, 520 यहाँ पर बचेगा कितना 130, सो फिर से 1 टाइम और यहाँ पर कितना बच रहा है 130। अब आपको फिर से पता है 520 क्या है, इस बार का डिवीज़र था तो अगली बार का डिविडेंड हो जाएगा, पिछला रिमाइंडर इस बार 130 से, ध्यान दो 130 से अगर 520 को डिवाइड करें तो आसानी से 13 4 52 होता है, मतलब ये आसानी से टोटली डिवाइड हो जाएगा। सो 130 इंटू 4 ये टोटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। सो लास्ट जो हमारा डिवीज़र था वो क्या था 130, समझ में आ रही नहीं मेरी बात, लास्ट डिवीज़र जो हमारा है वो क्या है 130 है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिखोगे हेंस द लार्जेस्ट नंबर विद डिवाइड 650 एंड 1170 इज़ 130, ठीक है। समझ में आ रही नहीं मेरी बात, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था यहाँ पर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आपके सामने देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन जो आ गया, 26 हमने यहाँ पर अपना सॉल्व किया, ठीक है। अब आपका 27वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। 27वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दो। 27वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 255 एंड 867 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा छोटा है, चलो देख लेते हैं। सो 867 इज़ ग्रेटर देन 255, सबसे पहली बात तो ये हो गया। अब रफ पार्ट में हम क्या करते थे, 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिवीज़र हमारा कौन है, डिविडेंड कौन है 867, तो 867 को a की जगह रखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में, a ये हो गया, b हमारा क्या है डिवीज़र है, वो क्या है 255। कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि 867 के करीब आए, आपको पता है 5 है तो यहाँ पर ये 7 तो डिवाइड करता ही नहीं होने वाला है, 255 से ट्राई कर सकते हैं। सो आई थिंक इट विल बी अप्रॉक्स 3 टाइम्स ना,
3 टाइम जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ट्राई करते हैं। सो 3 5 ज़ा 15 का 5 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 16 का 6 1 कैरी एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। ठीक है, फिर से चेक करो, 3 5 ज़ा 15 का 5 1 कैरी, 3 5 15 1 16 का 6 1 3 ओके। 7 - 5 2, 6 - 6 0 एंड 8 - 7 1। ठीक है, अब 102 से अगला डिवाइड करते हैं 255 को। अच्छा ध्यान दो, तो 255 में यहाँ पर क्वोशंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, क्वोशंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है हमारा। और साथ ही साथ ध्यान देना, आगे देखो जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 102। सो BQ + R। अब आपको पता है जो पिछला हमारा डिवीज़र था वो इस बार का डिविडेंड हो गया। देखो डिवीज़र यहाँ पर आकर यहाँ बैठ गया, डिविडेंड 255 है ना। और जो पिछला रिमाइंडर था वो इस बार का डिवीज़र है 102। 102 से 2 टाइम्स के ऊपर तो जाएगा नहीं, 2 2 ज़ा 4 0 एंड 204। माइनस करोगे 5 - 4 1, 5 - 0 यहाँ और ये कैंसिल आउट। 51 से 102 को डिवाइड करोगे, 51 2 ज़ा 102 और यहाँ पर ओवरऑल ख़त्म। 255 को 102 से डिवाइड करा थे, 102 में कितना मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पर क्वोशंट की जगह Q की जगह कौन है, 2 है, और रिमाइंडर की जगह कौन है, 51 है। अब क्या होगा, 102 यहाँ पर भी देख के कर सकते हो और यहाँ पर भी देख के कर सकते हो। 102 पिछला डिवीज़र था और इस बार आकर क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 51 पिछला रिमाइंडर था, इस बार का डिवीज़र हो जाएगा। 51 में आराम से 2 मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर कुछ नहीं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। सो द SCF ऑफ 255 एंड 867 डायरेक्टली लिखोगे, हेंस SCF of 255 and 867 इज़, सॉरी जो डिवीज़र होता है वो 51। ठीक है, 51 जो होगा वो SCF होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, 28। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड वेदर द पेयर ऑफ नंबर 847 एंड 2160 आर को प्राइम और नॉट। देखो सबसे पहली बात, को प्राइम कोई नंबर है कि नहीं, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। इसके पहले जब हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वहाँ पर अप्लाई करते थे, ए और बी को प्राइम मानते थे, इसका मतलब क्या होता था, को प्राइम का मतलब है दोनों की दोनों प्राइम। ठीक है, एक दूसरे को जो कोऑपरेट कर रहे हो, एक वो क्या है, को प्राइम है। अच्छा, जब कोई भी दो नंबर्स की जो प्राइम की पेयर हो जाती है तो वो को प्राइम बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब ध्यान दो, तो को प्राइम होने का मतलब ये कि सबसे पहले बात, एक नंबर प्राइम कब होता है कि वो नंबर सेल्फ से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। दो नंबर प्राइम होने का मतलब कि दोनों के दोनों अपने अपने से डिविजिबल और दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर हो, वो क्या होता है, 1। अगर उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर जैसे कि P और Q वाले में 5 आ जाता है तो वो को प्राइम नहीं होते हैं। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई और तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में फाइंड करते हैं SCF। लेकिन एक बात और है कि SCF हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे दैट 847 इज़ लेस देन 2160। ठीक है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे हम लोग। 847 क्या करेगा, 2160 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 847 से आई थिंक 8 3 24 ने 2 टाइम्स में यहाँ पर डिवाइड होगा। सबसे पहले डिविडेंड लिख लेते हैं 2160, डिवीज़र लिख लेते हैं B की जगह 847 इंटू क्वोशंट क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, प्लस रिमाइंडर जो आता है वो अभी देखते हैं। 2 7 ज़ा 14 का 4, 2 7 ज़ा 14, 14 4 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9 एंड 2 8 ज़ा 16। 10 में से 4 माइनस हुआ 6, यहाँ पर बचा 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर 0, 10 में से 6 गया यहाँ पर 4, इट विल बी 466। 466 से 847 को ट्राई करते हैं डिवाइड करना, तो 4 2 ये ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 466। अब आपको पता है जो पिछला डिवीज़र था वो इस बार का डिविडेंड हो जाएगा 847, और जो पिछला रिमाइंडर था वो इस बार का डिवीज़र हो जाएगा, इट विल बी 466। देखो वही होता ही है यहाँ, हर स्टेप में ध्यान दिया करो। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए चला करो। क्वोशंट हम इस बार ले रहे हैं 1 बाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वोशंट कहलाता है। 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 4 ज़ा 4, माइनस करोगे 7 माइनस 6 1, यहाँ पे 4 में से माइनस हो गए 14 माइनस 6 8, यहाँ पर 7 हुए, यहाँ 3। ठीक है, सो 381 इस बार का जो रिमाइंडर है प्लस 381 वो अगली बार का क्या हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा। जो इस बार का डिवीज़र था वो अगली बार का डिविडेंड हो जाएगा। इस बार भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। 381 से 466 को डिवाइड करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 381 आपको पता है, दूसरा 600 चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, 700 चला जाएगा। 6 माइनस 1 5, 16, 6 में से 8 तो माइनस होगा नहीं तो कैरी लेंगे, 16 माइनस 8 8 एंड यहाँ पर कैंसिल्ड आउट। 85 से क्या करना है हम लोगों को, 381 को डिवाइड करना है। ठीक है, 85 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है स्टूडेंट्स, 85 बचता है। अब जो इस बार का ध्यान देना, जो इस बार का हमारा डिवीज़र था वो अगली बार का डिविडेंड होगा, जो पिछला रिमाइंडर था वो इस बार का डिवीज़र होगा। 85 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक
8 4 जा 32, 8 5 जा 40, मतलब 4 टाइम्स में, ठीक है। सो 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 2 34, इट विल बी 34। माइनस करेंगे 1 माइनस 0 1, 8 माइनस 4 4, कैंसिल्ड आउट। 41 से 85 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 381, जब 85 ने 381 को डिवाइड किया, यहाँ पर क्वोशंट आता है 4 और रिमाइंडर बचता है यहाँ पर क्या, 41। अब 41 जो 185 को डिवाइड करेगा तो 41 2 जा कितना होता है, 82 होता है। यहाँ पर कैरी बचा 3, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पर क्या हो गया, 85 इस बार का डिवीज़र आ गया, 85 को डिविडेंड आ गया, 85 को डिवाइड किया 41, 41 2 जा 82, 82 के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। अब इस बार का डिविडेंड अगली बार का डिवीज़र बनेगा, इस बार का डिवीज़र अगली बार का डिविडेंड बनेगा, रिमाइंडर जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, रिमाइंडर डिवीज़र बन जाएगा। तो 3 से 41 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 11 12 13 14, नहीं 13 टाइम। सो 3 से 41 को किया, सो 13 3 जा 39, यहाँ पर 2 आया, ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 3 से किसको मल्टीप्लाई, क्यों क्या है इस बार 13 है और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। अब फिर से 3 इस बार का डिवीज़र था, अगली बार का डिविडेंड हो जाएगा, और 3 को डिवाइड करने आ रहा है, पिछला रिमाइंडर वो क्या था 2, सो 3, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और फिर से रिमाइंडर बच रहा है 1, सो 2 1 प्लस 1। अब जो इस बार का डिवीज़र हो अगली बार का डिविडेंड होगा, जो पिछला रिमाइंडर है वो इस बार का डिवीज़र होगा। आपको पता है कि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, सो 1 2 जा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 × 2 रिमाइंडर बचता है 0। तो मतलब डिवीज़र लास्ट में क्या आया, 1 आया, मतलब 847 2160 का SCF कितना आया स्टूडेंट्स, 1 आया। और ये प्रूव करता है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। इसका मतलब हेंस क्या हो गया, 847 एंड 2160 आर को प्राइम्स। भाई अगर इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आया होता तब तो बात अलग थी, लेकिन 1 आया तो ये प्रूव कर देता है कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 28 क्वेश्चन तक खत्म हो जाता है। अब जो 29 से 36 क्वेश्चन है वो सारे के सारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इस समय बरसात वगैरह है, कुछ लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट है, नेटवर्क फॉल्ट है, तो सब लोग ट्राई करिए उसको सॉर्ट आउट करने के। स्टूडेंट किसी भी तरफ उसको देखो, अरेंज करो, ठीक है। थोड़ा सा घर से बाहर निकलो जहाँ पे नेटवर्क हो, या फिर कोशिश करो। हाँ, अब ये बात अलग है कि भाई लाइट नहीं है, कई दिन से कुछ प्रॉब्लम है, इस समय मौसम अचानक से चेंज हुआ है, तो भाई रूरल एरिया है हम लोग का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग को देखना पड़ता है। लाइट नहीं, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा घर से निकलो, थोड़ी मेहनत करो। कोई बाहर जा रहा है तो उसको मोबाइल फ़ोन डाउनलोडिंग पे लगा के दे दो, ठीक है। कुछ तो अरेंज करो ना, अरेंजमेंट आपको ही करने पड़ेंगे। कोरोना टाइम है तो भाई दूर से ही मैं पढ़ा सकता हूँ। तो फिलहाल तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।